लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय हिज मैजेस्टी एंड आवर ट्रेवेस्टी। इसमें लेखक एक दिलचस्प तुलना के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड की हालिया अमेरिका यात्रा सिर्फ एक औपचारिक राजकीय दौरा नहीं थी, बल्कि मौजूदा अमेरिकी राजनीति, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी भी बन गई। लेख शुरुआत में 1985 की उस यात्रा को याद करता है जब चार्ल्स तब प्रिंस ऑफ वेल्स थे और पूरी तरह प्रिंस डायना की चमक में दब गए थे। उस दौर में डायना की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि चार्ल्स अलग नजर ही नहीं आते थे। लेकिन अब करीब 40 साल बाद वही चार्ल्स एक अलग रूप में सामने आते हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी, परिपक्व और प्रभावशाली। संपादकीय बताता है कि इस बार की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका अंदर से बटा हुआ है, राजनीतिक भाषा कड़वी हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में तनाव है। ऐसे माहौल में चार्ल्स का शांत, संतुलित और शालीन अंदाज एक तरह से कॉन्ट्रास्ट बनकर उभरता है। उन्होंने अपने भाषणों में सीधे सीधे हमला नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र, कानून के शासन और सहयोग की बात करके अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप की नीतियों और भाषा पर सवाल खड़े किए। लेख के मुताबिक चार्ल्स ने इतिहास और मूल्यों का सहारा लेकर ये याद दिलाया कि अमेरिका खुद एक ऐसे संघर्ष से पैदा हुआ था जो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। उन्होंने नाटो, 9/11 और पुराने गठबंधनों का जिक्र कर यह भी जताया कि रिश्ते सिर्फ ताकत से नहीं, भरोसे और साझेदारी से चलते हैं। यानी संदेश साफ था, दुनिया को साथ लेकर चलना जरूरी है, अकेले दम पर नहीं। लेखक ये भी कहता है कि ट्रंप, जो अक्सर आक्रामक और अस्थिर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने चार्ल्स का संयम और विनम्रता एक तरह से आईना बन गया। ये यात्रा एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी थी, ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश। आखिर में संपादकीय का मर्म यह है, ये सिर्फ एक राजा की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक पल था, जहां एक तरफ शालीन, संस्थागत और संतुलित नेतृत्व दिखा और दूसरी तरफ आज की राजनीति की खुरदुरी हकीकत। लेखक कहना चाहता है कि चार्ल्स ने देर से ही सही, लेकिन अब वो भूमिका निभाई है जो हमेशा चाहते थे, वैश्विक मंच पर एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज बनने की। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन की विरासत, भविष्य की ओर देखें। इसमें एक पुराने ऐतिहासिक आयोजन के बहाने आज के दौर के लिए एक अहम संदेश दिया गया है कि मुश्किल समय में कला और संस्कृति सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और आगे बढ़ने की ताकत बन सकती है। लेख हमें 1951 में ले जाता है, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक तंगी, तबाही और निराशा से जूझ रहा था। ऐसे माहौल में फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन का आयोजन हुआ, जिसे एक तरह से देश के लिए टॉनिक यानी नई ऊर्जा देने वाला कदम माना गया। इस फेस्टिवल ने सिर्फ लोगों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक बेहतर, आधुनिक और रचनात्मक भविष्य की झलक भी दिखाई। संपादकीय खास तौर पर बताता है कि इस आयोजन की सबसे बड़ी विरासत साउथ बैंक सेंटर जैसे सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण था, जिसने कला को आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोला। आज भी ये जगह सिर्फ अमीर या खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुली है, और यही उस फेस्टिवल की असली सोच थी। लेख ये भी स्वीकार करता है कि उस समय भी इस आयोजन की आलोचना हुई थी। कुछ लोगों ने इसे दिखावा कहा, तो कुछ ने इसे बदलते सांस्कृतिक दौर का संकेत माना। लेकिन समय के साथ ये साफ हुआ कि ब्रिटेन की सांस्कृतिक दिशा को बदल दिया और आने वाले दशकों के लिए एक नई सोच दी। आज जब दुनिया फिर से संघर्षों, आर्थिक दबाव और अनिश्चितता से गुजर रही है, ये संपादकीय कहता है कि उस दौर से सीख लेने की जरूरत है। हालांकि आज के कई सांस्कृतिक संस्थान फंडिंग की कमी और संसाधनों की दिक्कत से जूझ रहे हैं, फिर भी नई पहलें और प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि रचनात्मकता भी जिंदा है। आखिर में लेख का सार यही है कि इतिहास हमें सिखाता है, कठिन समय में अगर समाज को जोड़ना है, उम्मीद जगानी है और भविष्य की दिशा तय करनी है, तो कला और संस्कृति की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यही वजह है कि 75 साल बाद भी फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन सिर्फ एक पुरानी याद नहीं बल्कि आज के लिए एक जरूरी सीख बनकर सामने आता है। डॉन में प्रकाशित लेख पावर ऑफ द पावरलेस, इसमें एक बेहद गहरी लेकिन सीधी बात कही गई है कि आम लोग उतने भी बेबस नहीं होते जितना वो खुद को समझने लगते हैं। लेख एक विचारों के जरिए समझाता है कि सत्ता सिर्फ ऊपर बैठे शासकों की ताकत से नहीं चलती बल्कि नीचे के लोगों की चुप सहमति से भी चलती है। हावेल ने अपने मशहूर निबंध द पावर ऑफ द पावरलेस में बताया था कि तानाशाही सिर्फ डर से नहीं टिकती बल्कि इस वजह से भी टिकती है कि लोग सच जानते हुए भी झूठ के साथ समझौता कर लेते हैं, चाहे वो मजबूरी हो, डर हो या सुविधा। लेख एक साधारण उदाहरण देता है। एक दुकानदार जो अपनी दुकान पर सरकारी नारा लगा देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है। ये नारा उसके दिल की बात नहीं होता, लेकिन वही छोटा सा समझौता पूरे सिस्टम को मजबूत करता है। यानी समस्या सिर्फ सत्ता में नहीं बल्कि समाज के व्यवहार में भी छिपी होती है। यहीं से लेख का असली संदेश शुरू होता है। हावेल कहते हैं कि बदलाव हमेशा बड़े आंदोलनों से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे सच बोलने के फैसलों से आता है, जिसे वो लिविंग इन ट्रुथ यानी सच के साथ जीना कहते हैं। इसका मतलब है कि जहां तक संभव हो झूठ का हिस्सा ना बने, अपनी बात ईमानदारी से रखें और अपनी भूमिका को समझें। लेख इसे आज के संदर्भ खासकर पाकिस्तान जैसे समाज से जोड़ता है, जहां लोकतंत्र होने के बावजूद कई बार लोगों पर दबाव रहता है कि वो सरकारी या बहुमत की लाइन के साथ ही चलें। मीडिया, शिक्षा या रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग खुद सेंसरशिप करने लगते हैं। ऐसे में हावेल की बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी अनजाने में उसी सिस्टम को मजबूत तो नहीं कर रहे जिससे हम परेशान हैं। संपादकीय ये भी कहता है कि अकेले विरोध करना मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन जब लोग मिलकर खड़े होते हैं, चाहे छोटे समूहों, सिविल सोसाइटी या सोशल मीडिया के जरिए, तो एक वैकल्पिक ताकत बनती है। यही सॉलिडरिटी धीरे धीरे बदलाव की जमीन तैयार करती है। अंत में लेख का मर्म यह है कि राजनीति सिर्फ ताकत और रणनीति का खेल नहीं है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी है। अगर आम लोग सच बोलने, ईमानदारी से जीने और गलत के खिलाफ खड़े होने का छोटा सा साहस दिखाएं तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी हिल सकती है। यानी हावेल का संदेश यही है, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं अपने भीतर से होती है और यही बेबस लोगों की असली ताकत है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.